उत्तराखंड में पिछले दिनों शुरू हुई राजनीतिक हलचल अब थम चुकी है और नए सीएम का चेहरा आपके सामने आ चुका है। उत्तराखंड में जहां एक और टीएसआर बाहर जा चुके हैं सीएम की कुर्सी से, सीएम के ऑफिस से, वहीं दूसरी ओर टीएसआर सीएम के ऑफिस में पधार चुके हैं। जी हां, त्रिवेंद्र सिंह रावत आउट तो तीरथ सिंह रावत इन। जय हिंद, स्वागत है आप सभी का tappings.live के इस नए एपिसोड में। आज हम बात करेंगे कि क्या ये जो सीएम की कुर्सी पे बैठे व्यक्ति बदले हैं, इससे कुछ उत्तराखंड का फायदा होने वाला है, या जो हाईकमान का ये जो ऑर्डर आया है ये किसी और तरफ इशारा करता है। तो सबसे पहली बात तो ये कि जिन लोगों को लग रहा है कि उत्तराखंड में सीएम का बदलाव इसलिए हुआ है कि लोग सीएम से खुश नहीं हैं और कैबिनेट सीएम से खुश नहीं है, तो मैं उन सबको ये बताना चाहूँगा कि शायद हम गलत डायरेक्शन में सोच रहे हैं। वो इसलिए कि सीएम से तो लोग बहुत समय से खुश नहीं थे। ऐसे कई सारे प्रकरण हो चुके हैं जिसमें कि जनता दरबार में एक टीचर को बहुत बुरी तरीके से डांटा गया, बहुत बुरा बोला भी गया और उनके ऊपर गुस्सा किया गया सीएम द्वारा, जबकि वो टीचर की जो मांग थी वो सही थी। राज्य में जो उनकी मांग थी, इस तरह की मांग कई सारे लोगों की है और उन लोगों के साथ अन्याय तो हो ही रहा है, क्योंकि काफ़ी समय से उनको केवल पहाड़ की ड्यूटी दी जा रही है, जबकि कई रसूखदार लोगों के घरों में बैठे टीचर्स केवल और केवल आरामदायक जगहों पर काम कर रहे हैं। वहीं सीएम के ऊपर उनके ऊपर कई लालछन लगते रहे, जैसे कि जब पेड़ लगाने की बात आई तो 2 लाख पेड़ लगाए गए सीएम द्वारा, और उन 2 लाख पेड़ों में से कुछ भी पेड़, मेरे ख्याल से कुछ ही पेड़ जीवित होंगे। और उसके बाद फिर से अगले साल यही रणनीति अपनाई गई लोगों को एकत्रित करने के लिए कि सीएम साहब अब फिर से 2 लाख पेड़ लगाएंगे, और शायद उन 2 लाख पेड़ों में अभी भी कुछ जिंदा नहीं है, क्योंकि काफ़ी समय से मैं गया नहीं हूँ। जब लास्ट समय मैं गया था तो हालत बहुत बुरी थी, उसका वीडियो भी मैं आपके साथ शेयर ज़रूर करूँगा। लेकिन हम बात कर रहे हैं कि ऐसी स्थितियों में जहाँ पर टीचर्स खुश नहीं, जहाँ पर लोग खुश नहीं, जहाँ पर सरकारी दफ्तरों में काम करने वालों की पेंशन्स मार ली गई थी, जहाँ पर स्वास्थ्य सुविधाएं सीएम ने अपने हाथ में रखी थी और उसके बाद भी उसका पतन होता गया, जहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट्स की गड़बड़ी बार बार आती गई, तो क्या हाईकमान इतने दिनों से आंख नाक मुंह सब बंद करके बैठा था? जबकि ऐसा नहीं है, क्योंकि कई बार बीच में विजिट्स होती रही हाईकमान की। तो अब ये आखिरी के बचे हुए साल में ये बदलाव क्यों? क्या ये आखिरी का बचा हुआ साल ये समझते हैं कि इस बदलाव के कारण बीजेपी के वोट्स बचेंगे? और अगर ऐसा है तो तीरथ सिंह रावत जी ही क्यों? देखिए, मेरी कोई पर्सनल दुश्मनी किसी से नहीं है, ये आजकल बोलना ज़रूरी हो गया है, अन्यथा कमेंट्स में काफ़ी चीज़ें आ जाती हैं, काफ़ी सारे व्याकरण आ जाते हैं। तो मेरी पर्सनल दुश्मनी किसी से नहीं है। ये तीरथ सिंह रावत जी एमएलए रहे हैं उसी क्षेत्र से जिस क्षेत्र से मैं आता हूँ, चौबट्टा खाल से, और क्योंकि ये वहाँ से एमएलए रहे हैं इसलिए मैं जानता हूँ कि जब 2017 में ये सिटिंग एमएलए थे और 2017 का चुनाव था तो इन्हें वहाँ से टिकट नहीं दी गई थी, बीजेपी ने उन्हें वहाँ से टिकट नहीं दी थी। सतपाल महाराज जो कि न्यू कमर थे बीजेपी में, कांग्रेस में कई सालों रहने के बाद आए थे, उन्हें वहाँ पर टिकट दे दी गई थी। और उससे पहले भी कई सारे कयास लगाए जा रहे थे कि तीरथ सिंह रावत जी को यहाँ से अगर इलेक्शन लड़ाया जाएगा तो बीजेपी वहाँ पर हारेगी। उसका रीज़न स्पष्ट था, क्योंकि तीरथ सिंह रावत जी अपने क्षेत्र में बहुत कम दिखाई दिए। उन्होंने अपना घर तो बनाया सतपुली के आसपास, लेकिन उसमें कभी नहीं दिखाई दिए। आखिरी के साल में उन्होंने महिला मंडलों को ढोलक मंजीरा देकर लुभाने की कोशिश करी। 400 450 लोगों का खाना एक एक जगह पर उन्होंने बनवाया और उससे लोगों को लुभाने की कोशिश करी, लेकिन इससे कोई फर्क पड़ता हुआ नजर नहीं आ रहा था। तो अंततः उनकी वहां से रुखसती हुई और सतपाल महाराज को वहां पर इन कर दिया गया। उसके बाद 2019 में तीरथ सिंह रावत जी को टिकट दी गई एमपी की, पौड़ी से। जो पौड़ी के पुराने एमपी थे
हमारे जनरल साहब के बेटे वहाँ खड़े थे पौड़ी से, और उन्हीं के अगेंस्ट खड़े थे जनरल साहब के दत्तक पुत्र माने जाने वाले तीरथ सिंह रावत जी का। वैसे तो उनके ऊपर कोई लांछन नहीं लगे हैं, उनकी छवि साफ है, परंतु उनके ऊपर किसी जगह पर काम करने की भी बातें कभी सामने नहीं आई। निष्क्रियता दिखी ज़्यादातर, लेकिन अब वो सीएम के पद में हैं, तो हमारी ये आशाएं रहेंगी, ये हमारी कामनाएं रहेंगी कि वे बड़े अग्रेसिव रूप में आगे आए और स्वच्छ छवि जो उनकी है उसको बनाए रखते हुए उत्तराखंड में कुछ चेंजेस करें। लेकिन अगर हम इन कामनाओं को कर देते हैं दरकिनार कुछ समय के लिए, तो फिर हम सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि ऐसी स्थिति वाले व्यक्ति को सीएम बनाने की क्या जरूरत आन पड़ी थी। और जब सेंटर से ही किसी व्यक्ति को सीएम बनाने के लिए लाया जाना था तो बहुत सारे नाम थे। निशंक जो पुराने सीएम थे वो नाम थे। बहरहाल उनके कार्यकाल में क्या हुआ इसके बारे में भी हम कभी बात करेंगे। अनिल बलूनी साफ छवि के व्यक्ति थे, उनको भी लाया जा सकता था, और भी कई सारे इन लोगों के पास नाम थे, लेकिन क्यों तीरथ सिंह रावत जी को लाया गया? तो ये चीजें साफ साफ इशारा करती हैं केवल एक ही तरफ। जो 2020 में 20 के अंत होने तक हाई कोर्ट ने एक ऑर्डर दिया था त्रिवेंद्र सिंह रावत जी के खिलाफ, जिसमें कि सीबीआई इंक्वायरी की बात की गई थी, जिसको स्टे मिल गया था सुप्रीम कोर्ट में, और अब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई की डेट पास आ रही है। तो क्या इसी डर से कि कहीं सीबीआई इंक्वायरी ना हो जाए और बीजेपी की जो छवि है, स्वच्छ नेतृत्व की, साफ लोगों की, साफ छवि की जो बात करती है बीजेपी, उसे कहीं झटका ना लगे? ये सारी बातें इसी ओर इशारा करती हैं कि जब आप बहुत सारे लोगों के होने के बावजूद भी केवल 8 या 6 महीने जब रह जाते हैं किसी इलेक्शन के लिए, 8 या 6 महीने में इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि उससे पहले रुकावटें लग जाती हैं सरकारी कामों पे भी या किसी नए कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए भी। और पहले भी एक बार उत्तराखंड में ये बात उठ चुकी है करीब 2 साल पहले कि यहाँ पे सीएम के बदलाव की आवश्यकता है, और उस समय भी जब ये बदलाव नहीं आए थे, तो इस समय आना इसका किस तरफ हम इशारा करता है। जिस समय विधायक दल की मीटिंग्स भी चल रही थी, उस समय भी खबरें कुछ इसी तरीके से आ रही थी कि त्रिवेंद्र सिंह रावत के साथ विधायक काफ़ी ज़्यादा हैं, तो उन्हें घबराने की आवश्यकता नहीं थी। लेकिन उसके बाद भी ये बदलाव हुआ, ये बदलाव काफ़ी दबाव में हुआ ऐसा लगता है, और उस दबाव के बाद नया चेहरा आना, वो नया चेहरा आना जिसे 2017 में टिकट नहीं दिया गया था, हमें मजबूर करता है ये सोचने में कि क्या हाईकमान को अपनी छवि के ऊपर दाग लगता हुआ दिख रहा था। क्या हाईकमान ने यह फैसला सिर्फ और सिर्फ इसीलिए दिया है ताकि अगले स्टेट्स या जो दूसरे स्टेट्स हैं जिसमें इलेक्शंस चल रहे हैं उस पर ज़्यादा जोर बनाया जा सके? और अगर ऐसा है तो ये बात बड़ी खतरनाक है उत्तराखंड के लिए कि उत्तराखंड की व्यवस्था के बारे में सरकार नहीं सोच रही। उत्तराखंड की महत्ता उतनी नहीं है रनिंग पार्टी में, या रनिंग पार्टी जो सरकार बना रही है, या इससे पहले भी जो सरकारें हैं, क्योंकि हम अभी दूसरी सरकारों के बारे में इसलिए बात नहीं कर रहे हैं क्योंकि अभी रनिंग सरकार ये है और मुद्दा केवल इसी सरकार का है। कृपया कमेंट्स में जब आप ये बात लिखें तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। हम दूसरी सरकारों के बारे में भी बात करेंगे, लेकिन आज अभी इस समय हम बात कर रहे हैं बीजेपी सरकार की। बीजेपी सरकार अगर इतनी चिंतित उत्तराखंड की स्थिति के लिए नहीं है और केवल हम लोगों को एक शोकेस बना के रखना चाहती है दूसरे स्टेट्स के इलेक्शंस के लिए, तो ये खतरनाक बात है, ये चिंता का विषय है। और मैं चाहूँगा कि आप लोग इस डायरेक्शन में भी सोचें, क्योंकि सोचेंगे तो जवाब मिलेंगे, सोचेंगे तो सही गलत का फैसला होगा, और सोचेंगे तो नए नए आयाम खुलते हुए नजर आएंगे। बने रहिए हमारे साथ tappings.live में। आज से लेकर 2022 के इलेक्शन तक हम लगातार कुछ ना कुछ आपके साथ शेयर करते रहेंगे, कोई ना कोई खबर आपके पास लाते रहेंगे, कोई ना कोई नजरिया आपके साथ शेयर करेंगे। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद।